नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 14 से 20 दिसंबर 2020 का रोजगार और निर्माण का जो लेटेस्ट अंक है, इसके माध्यम से सप्ताह भर का न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरियों की जानकारी, इन खबरों से जो प्रश्न कॉम्पिटिशन एग्जाम में बन सकते हैं वह भी आपको बताएंगे। जो प्रश्न मैं आपसे पूछूं उनका जवाब आप कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विशेष अभियान चलाकर जड़ों पर करे प्रहार। 15 से 22 दिसंबर तक देश में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत सरकार के द्वारा नशा विरोधी अभियान चलाया जाना प्रस्तावित है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बैठक ली और स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश में इंदौर आदि जिलों में ड्रग माफियाओं के खिलाफ पुलिस द्वारा सराहनीय कार्रवाई की गई है। इंदौर की तथाकथित ड्रग वाली अंटी के तार दिल्ली, गोवा, मुंबई तथा नाइजीरिया से भी जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट निर्देश दिए कि खोद कर ड्रग माफियाओं को समूल नष्ट करें। आयुष्मान भारत योजना, प्रत्येक पात्र हितग्राही को मिले योजना का लाभ। 5 लाख रुपए तक निःशुल्क उपचार की सुविधा इसमें मिलती है 1 वर्ष में। योजना का प्रदेश के प्रत्येक पात्र हितग्राही को लाभ दिलाया जाए। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अभियान चलाया जाए। मध्य प्रदेश में यह योजना आयुष्मान भारत निरामयम योजना के नाम से संचालित की जाएगी। याद रखिएगा, आयुष्मान भारत योजना को मध्य प्रदेश में किस नाम से संचालित किया गया है? आयुष्मान भारत निरामयम योजना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आयुष्मान भारत योजना की बैठक में यह बात कही है। 1,49,00,000 आयुष्मान कार्ड है मध्य प्रदेश में। हितग्राही है 5,85,00,000 परिवार के हिसाब से हितग्राही यहाँ पर होते हैं। एक परिवार को 5 लाख तक का इलाज निःशुल्क इस योजना के तहत दिया जाता है। 717 अस्पतालों में कैशलेस उपचार की सुविधा है। अब पंचायतों और नगरीय निकायों के माध्यम से भी कार्ड बनेंगे। शासकीय और निजी चिकित्सालयों के अलावा लोकसेवा केंद्र तथा कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर भी आयुष्मान कार्ड आप बनवा सकते हैं। अब पंचायत और नगरीय निकायों के माध्यम से भी कार्ड बनाने की भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो गई है। तो पंचायतों में भी अब धीरे धीरे आयुष्मान कार्ड बनना शुरू हो जाएंगे। प्रोत्साहन राशि, अनुसूचित जनजाति के 96 अभ्यर्थियों को सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग दी गई है और 2,15,00,000 रुपए की राशि इस पर व्यय हुई है। यह योजना संचालित कर रहा है जनजाति वर्ग के युवाओं के लिए आदिम जाति कल्याण विभाग। कैबिनेट बैठक, यूनेस्को की योजना में ग्वालियर और ओरछा का चयन। मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पर है, याद रखिएगा। हाल ही में 2 शहरों को, ग्वालियर और ओरछा को चयन किया गया है यूनेस्को की सूची में। पूरी खबर विस्तार से आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश के विकास, जनता के कल्याण और मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मंत्रीगण इनोवेटिव आइडियाज़ पर कार्य करें। मध्य प्रदेश में बफर में सफर, ग्लोबल स्किल पार्क तथा हिरोशिमा नागासाकी स्मारक की तर्ज पर गैस त्रासदी स्मारक आदि पर कार्य चल रहा है। हिरोशिमा और नागासाकी किस देश के शहर हैं? जापान के। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है। मध्य प्रदेश के किसान इस बात को अच्छी तरह समझते हैं तथा मध्य प्रदेश में पूरी शांति है। श्री चौहान ने कहा कि यह प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि यहाँ के ग्वालियर और ओरछा शहरों को यूनेस्को की ग्लोबल रिकमेंडेशन योजना के तहत चयन किया गया है। याद रखिएगा, यूनेस्को की ग्लोबल रिकमेंडेशन योजना में किन 2 शहरों को चयन किया गया है? ग्वालियर और ओरछा। यहाँ की जो पुरातत्व संपदा है उसको अंतर्राष्ट्रीय महत्व का माना गया है। इसके अलावा भारत के केवल 2 शहर इस योजना में शामिल है, वाराणसी और अजमेर। वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है और अजमेर पुष्कर जो है यह राजस्थान में स्थित है। हमें अब इन 2 शहरों को ऐतिहासिक और पुरातत्व संपदा की दृष्टि से संरक्षित और विकसित करना है। मंत्रियों को 3 मंत्र मुख्यमंत्री ने दिए। मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोड मैप तैयार है, उस पर कार्य शुरू किया गया है। प्रत्येक मंत्रीगण इस पर तेजी से अमल सुनिश्चित करें और इसकी निरंतर मॉनिटरिंग करें। कोरोना के कारण प्रदेश में वित्तीय संकट है, ऐसे में सभी निर्माण विभाग कार्यों के लिए आउट ऑफ बजट राजस्व की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें। मंत्रीगण केंद्र की विभिन्न योजनाओं में मध्य प्रदेश को अधिक से अधिक राशि प्राप्त हो, ऐसे प्रयास करें। ग्रामीण क्षेत्रों की सर्वे परियोजना को स्वीकृति,
कैबिनेट में प्रदान की गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इससे सभी ग्रामों के राजस्व अभिलेख अद्यतन हो जाएंगे। भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजना को भूमि अधिग्रहण संबंधी मंजूरी। भोपाल और इंदौर मेट्रो क्षेत्र को मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद अब इसके लिए भूमि का अधिग्रहण मेट्रो अधिनियम 1978 के अंतर्गत किया जाएगा। बिना समाधान के शिकायत बंद करने वाले होंगे दंडित। 2 साल बाद शुरू हुआ समाधान ऑनलाइन। लंबित समस्याओं का निराकरण ऑनलाइन, मुख्यमंत्री खुद इसमें करते हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जब तक शिकायतकर्ता संतुष्ट न हो शिकायत को बंद न करें। यदि ऐसा किया गया तो अधिकारी और कर्मचारियों को दंडित किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस भी उपस्थित थे। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? इकबाल सिंह बैस। पेज नंबर 2 पर रोजगार और निर्माण में पिछले सप्ताह की खबरें दी हुई है, तो इसमें जो खास खबरें हैं आइए देख लेते हैं। कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट की लिमिट बढ़कर हुई है 5,000 रुपये। भारत में कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन करने का फैसला लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन की लिमिट 2,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी गई है। यह नियम कब से लागू होगा? 1 जनवरी 2021 से। तो यहाँ से 2-3 प्रश्न कॉम्पिटिशन एग्जाम में बन सकते हैं। पहला तो ये कि RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन की लिमिट पहले कितनी थी? 2,000, अब बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 5,000। और यह नियम कब से लागू होगा? 2021 से। इसके साथ ही RBI ने बड़े लेन देन के लिए प्रयोग में आने वाली RTGS प्रणाली को 24 घंटे सुचारू करने की सुविधा भी प्रदान कर दी है। तो अब RTGS के लिए कोई टाइम नहीं रहेगा, कभी भी आप RTGS करवा सकते हैं। RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। केंद्र सरकार ने टीवी पर आ रहे ऑनलाइन गेमिंग और फैंटेसी स्पोर्ट्स के विज्ञापन को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। 18 साल से कम उम्र के लोगों को यह नहीं दिखाया जा सकता। इनके लिए डिस्क्लेमर अनिवार्य होगा। डिस्क्लेमर में लिखना होगा कि ऑनलाइन गेमिंग में वित्तीय जोखिम है। विज्ञापन प्रिंट मीडिया में तो यह पूरे विज्ञापन का कम से कम 20% होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पास शिकायतें आ रही थी कि ऑनलाइन गेमिंग के विज्ञापन उपभोक्ताओं को भ्रमित कर रहे हैं। भारतीय सेना के जवानों और JCO को अब वायुसेना और नौसेना के जवानों की तरह रैंक की जगह मिनिमम एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन के आधार पर मकान भत्ता मिलेगा। भारतीय सेना के अनुसार इस संबंध में सरकारी आदेश जारी कर दिया गया है। यह व्यवस्था 2006 से लागू मानी जाएगी। इस व्यवस्था का लाभ सेना के लाखों जवानों और JCO को मिलेगा। 6 दिसंबर ICAR को FAO का अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला। ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO से इंटरनेशनल किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड के लिए नामित किया गया है। यहाँ से प्रश्न बिल्कुल बन सकता है कि हाल ही में किसको FAO का अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला है? तो ये मिला है ICAR को। अवार्ड का नाम क्या है? इंटरनेशनल किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड। यह अवार्ड UN द्वारा किसानों के बीच भूमि की सेहत संबंधी जागरूकता फैलाने के प्रयासों को पुरस्कृत करने के लिए दिया जाता है। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? शिंजो एबे नहीं है। अब कौन है? योशिहिदे सुगा। याद रखिएगा। इन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण के कारण उनके देश पर ओलंपिक आयोजन 1 साल टाले जाने पर अतिरिक्त खर्च भार बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में हुए कोरोना संक्रमण के कारण ओलंपिक खेलों का आयोजन तय कार्यक्रम से आगे टालना पड़ा। 20,000 का अतिरिक्त खर्च बढ़ा है इससे। उन्होंने कहा कि जापान बजट बढ़ाने के बावजूद ओलंपिक और पैरालंपिक के आयोजन को तैयार है। नौसेना से रिटायर हो चुके INS विराट को संग्रहालय बनाने की योजना पर सरकार ने रोक लगा दी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इसे संग्रहालय में तब्दील किए जाने की मांग करने वाली अर्जी को खारिज कर दिया गया है। इसके खरीदार शिप ब्रेकर कंपनी श्रीराम ग्रुप के चेयरमैन
मुकेश पटेल ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि INS विराट फिलहाल समुद्र में ही है और अब इसे म्यूजियम में तब्दील नहीं किया जा रहा है। 7 दिसंबर DRDO ने किया होवित्ज़र का परीक्षण। महाराष्ट्र के अहमदनगर में होवित्ज़र एडवांस्ड टिल्ड आर्टिलरी गन सिस्टम का ट्रायल किया गया है। इसे DRDO ने बनाया है। इस सिस्टम की खास बात यह है कि यह स्वदेशी है और भारतीय सेना की ज़रूरत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो होवित्ज़र क्या है? तोप है, DRDO के द्वारा बनाया गया। इस आर्टिलरी गन से 50 किलोमीटर दूरी पर भी आसानी से टारगेट किया जा सकता है। इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। यहाँ पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। ये लोग नेतन्याहू से भ्रष्टाचार मामलों में संलिप्तता को लेकर नाराज हैं और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। 2 फैक्ट इम्पोर्टेंट है, हर देश की राजधानी याद रखना है और वहाँ के प्रधानमंत्री का नाम या राष्ट्रपति का नाम याद रखना है, जो भी वहाँ का मुखिया हो। जैसे कि अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर मुखिया है राष्ट्रपति, जबकि भारत और इजराइल में प्रधानमंत्री। चीन के चोंगकिंग स्थित कोयला खदान में जहरीली गैस रिसने से 18 खनन कर्मियों की मौत हो गई है, जबकि 5 लापता। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहाँ पर रिसी। हाल ही में 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी की भी बरसी मनाई गई। यहाँ पर कौन सी गैस रिसी थी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। 8 दिसंबर सेना कोर का 260वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सामान्य आपूर्ति एवं परिवहन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल MKS यादव और वरिष्ठ कर्नल कमांडेंट ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्होंने इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 के कर्टन रेजर कार्यक्रम की अध्यक्षता की। यह कार्यक्रम डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च DIHAR DRDO प्रयोगशाला में लेह लद्दाख में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन वर्चुअली किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF हर साल मनाया जाता है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारत को आत्मनिर्भर बनाने और वैश्विक कल्याण में योगदान के लिए छठे IISF के विषय को साकार करने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के महत्व पर जोर दिया। कोरोना वायरस के कारण इस साल नोबेल पुरस्कार समारोह के आयोजन में धूमधाम नहीं होगी। भव्य समारोह के बजाय सादे समारोह में पुरस्कार विजेताओं की उपलब्धियों का जिक्र होगा और सीधा प्रसारण इसका होगा। वर्ष 2020 में नोबेल पुरस्कार के 12 विजेता हैं। नोबेल शांति पुरस्कार के इतिहास में चौथी बार है जब 300 से ज़्यादा नामांकन हुए। कुछ पुरस्कार संयुक्त रूप से दिए गए हैं। ओस्लो में डिजिटल तरीके से कार्यक्रम आयोजित होगा। 9 दिसंबर राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के लिए प्रविष्टियाँ आमंत्रित की गई है जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा। आवेदन की अंतिम तिथि है 10 फरवरी। mygov.in पर प्रविष्टियाँ भेज सकते हैं या फिर ईमेल ID है nationalwateraward@gmail.com। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं देश के श्री रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के शिक्षा मंत्री महामहिम हुसैन बिन इब्राहिम अल हम्मादी के साथ वर्चुअल द्विपक्षीय बैठक की। हुसैन बिन इब्राहिम अल हम्मादी शिक्षा मंत्री संयुक्त अरब अमीरात ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सराहना की है, दूरदर्शी बताया है। इस अवसर पर श्री पोखरियाल ने कहा कि भारत और UAE बहुत ही मजबूत और गहरे द्विपक्षीय संबंध साझा करते हैं और दोनों पक्ष शैक्षिक सहयोग और सहभागिता को मजबूत करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। CCI भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ब्लैकस्टोन ग्रुप इंक की सहयोगी कंपनियों द्वारा प्रेस्टीज ग्रुप की कुछ परिसंपत्तियों के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। इन्वेस्ट इंडिया ने जीता संयुक्त राष्ट्र निवेश संवर्धन पुरस्कार।
संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास कॉन्फ्रेंस अंकटाट का वर्ष 2020 का निवेश संवर्धन पुरस्कार किसको दिया गया है? इन्वेस्ट इंडिया को। यह पुरस्कार जिनेवा में अंकटाट के मुख्यालय में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया। पुरस्कार के तहत दुनिया भर में निवेश को प्रोत्साहन देने वाली श्रेष्ठ एजेंसियों को असाधारण उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाता है। विजेता का चयन विश्व की 180 राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एजेंसियों के कार्य के आधार पर किया जाता है। रूसी अधिकारियों ने अपने नागरिकों को सलाह दी है कि वे स्पुतनिक वी टीका लेने के बाद 2 महीने शराब न पिएं। रूस के उप प्रधानमंत्री तातियाना गोलिकोवा ने एक पोस्ट में लिखा कि टीका लेने के बाद कम से कम 42 दिनों तक सावधानी बरतनी जरूरी है। यह तभी असरदार होगा। इसलिए रूस के लोगों को सलाह दी जाती है कि वे 2 महीने तक अल्कोहल लेने से बचें, साथ ही मास्क पहनना भी पहले की तरह जारी रखें। याद रखिए, स्पुतनिक वी विश्व की पहली वैक्सीन है। भारत में कब आ जाएगी? जनवरी से लगना स्टार्ट हो जाएगा टीका और अक्टूबर तक सभी को लग जाएगा, ऐसा कहना है फाइजर जो कंपनी है उसका। यूएई ने कहा है कि उसके यहाँ टेस्ट हो रही चीनी वैक्सीन 86% असरदार है। इसका मतलब यह कि वैक्सीन भी पश्चिमी देशों में विकसित वैक्सीन का मुकाबला करने में सक्षम है। इस वैक्सीन को चीन की कंपनी साइनोफार्म ने बनाया है। कंपनी का दावा है कि उसकी वैक्सीन मॉडरेट और गंभीर मामलों को रोकने में 100% कारगर है। साथ ही कोई गंभीर साइड इफेक्ट भी इसका नहीं है। 11 दिसंबर, टेस्टिंग के दौरान स्टारशिप रॉकेट में विस्फोट। अमेरिकी स्पेस कंपनी स्पेस एक्स के स्टारशिप रॉकेट में टेस्ट लॉन्च के बाद विस्फोट हो गया। यह जमीन से टकराने के बाद आग के गोले में बदल गया। इसे टेक्सास स्थित स्पेस एक्स की रॉकेट फैसिलिटी से लॉन्च किया गया था। स्टारशिप रॉकेट को एक हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल के तौर पर तैयार किया जा रहा है। इसकी मदद से इंसानों और कार्गो को चांद और मंगल तक पहुंचाने की योजना थी। कोरोना महामारी पर संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं, इनका नाम याद रखिएगा, एंटोनियो गुटेरस। इन्होंने चिंता व्यक्त की है। इन्होंने कहा कि वैक्सीन राष्ट्रवाद के चलते कुछ धनी देश अपने यहाँ भारी भरकम इंतजाम कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि उन्हें कब वैक्सीन मिलेगी। वही विश्व के तमाम गरीब देश इन तैयारियों को सिर्फ देख पा रहे हैं। उन्होंने सभी देशों से अपील की कि वे अफ्रीका और अन्य गरीब देशों में वैक्सीन के लिए आगे आएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन को अगले 2 महीने में गरीब देशों के लिए वैक्सीन खरीदने और उसके वितरण के लिए $4.2 बिलियन की जरूरत पड़ेगी। हज यात्रा करने के लिए अब 10 जनवरी 2021 तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। पहले 10 दिसंबर आवेदन की आखिरी तारीख थी। हज समिति की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। हज यात्रा के लिए 7 नवंबर 2020 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि किसान हितैषी है तीनों नए कृषि कानून। उन्होंने स्पष्ट कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी निरंतर जारी रहेगी, समाप्त नहीं होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। कृषि उपज मंडियां पहले की तरह कार्य करती रहेगी। कृषि उपज मंडियां भी कार्य करती रहेगी। साथ ही किसानों को मंडी के बाहर फसल बेचने की सुविधा दिए जाने की प्रतिस्पर्धी व्यवस्था से किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर सबसे ज़्यादा है। यहाँ के किसान समझते हैं कि तीनों कानून खेती के लिए, किसानों के लिए लाभदायक है। प्रदेश में लगभग 80 लाख किसान हैं, परंतु उनमें से 12-13 लाख किसान ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचते हैं। यह जानकारी उपयोगी है। मध्य प्रदेश में किसानों की संख्या है लगभग 80 लाख। प्रधानमंत्री किसान कल्याण निधि योजना के अंतर्गत छोटे किसानों को वर्ष में 4,000 रुपये की सम्मान निधि दी जाती है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये किया है। इस योजना को नाम दिया है मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि। मुख्यमंत्री ने कहा कि गत दिनों मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर सर्वाधिक 1,29 लाख मीट्रिक टन गेहूँ 16 लाख किसानों से खरीदा गया। वर्तमान में धान की खरीदी चल रही है। प्रदेश में भावांतर योजना के माध्यम से भी किसानों को लाभ दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कृषि उपज मंडियों के संचालन को बेहतर बना रहे हैं। प्रदेश में मंडी शुल्क 1.50 रुपये से घटाकर कितना कर दिया गया है? 50 पैसे। इससे किसानों को निश्चित ही फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषक कीमत आश्वासन और वृद्धि सेवा करार विधेयक
किसानों को बाजार की अनिश्चितता के जोखिम से बचाने में सहायक होगा। अनुबंध कृषि से किसानों को अपनी फसल का निश्चित मूल्य मिलेगा। साथ ही बाजार मूल्य बढ़ने पर अनुबंध निरस्त भी किया जा सकता है किसान के द्वारा, लेकिन कंपनी के द्वारा नहीं। तीसरे विधेयक आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 से कृषि उत्पादों की मांग बढ़ेगी तथा मांग बढ़ने से इसका लाभ किसानों को होगा। इसके साथ ही कृषि उत्पादों की अधिक खरीदी से कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग और कृषि अधोसंरचना आदि का भी विकास होगा। कृषि उपज खराब नहीं होगी और किसानों को दीर्घगामी लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निरंतर किसानों के हित में कार्य कर रही है। केंद्र सरकार ने देश के 3 करोड़ किसानों को 4,20,000 करोड़ रुपए का रियायती ऋण प्रदान किया। प्रधानमंत्री किसान योजना में 14 करोड़ किसानों को 94,000 करोड़ रुपए दिए गए। 6 करोड़ से अधिक किसानों को 50,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दिलवाए गए और लगभग 2.5 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत दिए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार सदैव ही किसान हितैषी सरकार रही है। समय समय पर सरकार द्वारा किसानों के हित में अनेक दूरगामी फैसले लिए गए हैं। इसका असर हम पूरे प्रदेश के किसानों में भी देख सकते हैं। ब्रह्मांड को जानने में पृथ्वी के बारे में और जीवमंडल के बारे में जानकारी दी गई है। बहुत ही अच्छे से यहाँ पर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट ले करके। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। सेना के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए यह मनाया जाता है। इस अवसर पर लोग सेना के लिए दान भी देते हैं और यह राशि शहीद हुए सैनिकों के परिवार या घायल हुए सैनिकों के कल्याण व पुनर्वास में खर्च की जाती है। 1949 को युद्ध दिग्गजों और उनके परिजन के कल्याण के लिए 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। ट्रिक के रूप में आप याद रख सकते हैं। देखिए कैसे याद रखेंगे। 7 रंग प्रसिद्ध है, इंद्रधनुष सतरंगी होता है और 7 दिसंबर को ही मनाया जाता है झंडा दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस। और 7 का आप वर्ग करेंगे 7 7 49, तो ये साल भी आप याद रख सकते हैं इस प्रकार से। दिसंबर के महीने में मनाया जाता है, यह ज़रूर आपको याद रखना है। दिसंबर को भी आप चाहे तो ऐसे याद रख सकते हैं कि जो झंडा है वह किसी भी दिशा में उड़ता रहता है, तो दिशा से दिसंबर याद हो जाएगा। इसी प्रकार की ट्रिक यदि आप चाहते हैं अलग अलग जीके के लिए, तो मैं आपके लिए कमेंट करके आप बताएंगे तो बना सकता हूं पर्सनली भी। तो लेकिन 1993 में इस दिन को सशस्त्र सेना झंडा दिवस का नाम दिया गया। नाम बाद में दिया गया, मनाने की शुरुआत तो हो गई थी 1949 में, लेकिन यह नाम दिया गया 1993 में। वही सशस्त्र बल के सम्मान में दिसंबर माह को गौरव माह के रूप में भी मनाया जाएगा। छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में भर्ती खुली है। प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, प्रदर्शक, आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी, महिला चिकित्सा अधिकारी, सीनियर रेसिडेंट और जूनियर रेसिडेंट के पदों के लिए 1,000 रुपये आवेदन शुल्क है। इस अकाउंट में आप जमा कर सकते हैं। लास्ट डेट है 21 दिसंबर, उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। विस्तार से जानकारी के लिए वेबसाइट आपके सामने है, देख सकते हैं। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा संचालनालय मध्य प्रदेश में भर्ती खुली है। अपर संचालक, संयुक्त संचालक, उप संचालक के पदों के लिए योग्यता और विस्तार से जानकारी आप वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट ले करके देख सकते हैं। 28 दिसंबर शाम 6 बजे लास्ट डेट है, शाम 5 बजे। देखिए काम की वैकेंसी यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे कोने में दी हुई होती है कि बहुत सारे लोग तो इससे चूक ही जाते हैं, देख ही नहीं पाते। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में भर्ती खुली है प्रोजेक्ट फेलो के लिए। 31 दिसंबर से पहले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18,000 सैलरी है, HRA मिलेगा 20%। विस्तार से जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर जाएं soedav.ac.in। कार्यालय अधीक्षक जिला बैतूल में भर्ती खुली है 11 महीने के लिए। अतिथि व्याख्याताओं के पद है। 10,000 अधिकतम मानदेय रहेगा मासिक।
सुपरवाइज़र, कारपेंटर, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, गणित, सामाजिक अध्ययन, इन सभी के एक एक पद हैं। योग्यता की विस्तार से जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट ले करके। ये रही योग्यता की पूरी जानकारी। लास्ट डेट है 21 दिसंबर शाम 5 बजे। उससे पहले आप आवेदन जरूर कर दें। अधीक्षक जिला जेल बैतूल में। MD/MS आयुर्वेद होम्योपैथी ऑनलाइन काउंसलिंग कार्यक्रम है। संचालनालय आयुष मध्य प्रदेश के द्वारा यह विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। विज्ञप्ति आपके सामने है। प्रदेश में कोई भी व्यक्ति डरा धमकाकर नहीं करा पाएगा धर्म परिवर्तन। इसके लिए सरकार कौन सा विधेयक लानी है? मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020। स्वयं माता पिता या रक्त संबंधी इसमें शिकायत कर सकेंगे। यह अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। धर्म परिवर्तन के आशय से किया गया विवाह अकृत और शून्य माना जाएगा। कुटुंब न्यायालय में आवेदन इसके लिए करना होगा। दंड का प्रावधान जो इसमें रहेगा उसकी हम बात करें तो किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष से 5 वर्ष का कारावास और कम से कम 25,000 रुपये का अर्थदंड होगा। नाबालिग महिला, अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रकरण में 2 से 10 साल तक का कारावास और कम से कम 50,000 रुपये का अर्थदंड होगा। इसी प्रकार अपना धर्म छुपाकर ऐसा प्रयास करने पर 3 साल से 10 साल का कारावास और कम से कम 50,000 रुपये अर्थदंड होगा। सामूहिक धर्म परिवर्तन 2 या अधिक व्यक्ति का प्रयास करने पर 5 से 10 साल का कारावास और कम से कम 1 लाख रुपये के अर्थदंड का प्रावधान किया जा रहा है। धारा 3 क्या कहती है? तो प्रस्तावित मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति दूसरे को दिग्भ्रमित कर, प्रलोभन, धमकी, बल, दुष्प्रभाव, विवाह के नाम पर अथवा अन्य कपटपूर्ण तरीके से प्रत्यक्ष अथवा अन्यथा उसका धर्म परिवर्तन अथवा धर्म परिवर्तन का प्रयास नहीं कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन किए जाने का दुष्प्रेरण अथवा षड्यंत्र नहीं करेगा। मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कमिश्नर्स, IG, कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षक के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक ली। निर्देश दिए कि सुशासन के लिए रूटीन गवर्नेंस और फोकस्ड एजेंडा पर कार्य करें। आप शासन के प्रतिनिधि हैं। जनता एवं जनप्रतिनिधियों के साथ निरंतर संवाद रखें। चिटफंड माफिया के विरुद्ध कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाएं। सुशासन को स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया परिभाषा कि सुशासन का अर्थ है जनता को बिना लिए दिए समय पर शासन द्वारा दी जाने वाली समस्त सुविधाओं का लाभ मिले। हमारा लक्ष्य है प्रदेश की जनता को सुशासन देना। हमें जनता का कार्य करने के तरीके निकालने हैं, न कि कार्य न करने के बहाने तलाशने हैं। आत्मनिर्भर पोर्टल पर पूरी जानकारी सभी विभागों का रोडमैप और विभागवार और जिलावार जानकारी अपलोड की गई है। उपार्जन के साथ ही कलेक्टर्स मिलिंग के कार्य पर भी फोकस करें। धान मिलिंग की बात इन्होंने की। कलेक्टर्स इस ओर विशेष ध्यान दें कि प्रदेश के बाहर से धान ना आए। समर्थन मूल्य खरीदी के अंतर्गत अभी तक 5,40,000 टन धान का उपार्जन किया गया है। वहीं 2,15,000 टन मोटे अनाज, ज्वार और बाजरे का भी उपार्जन किया गया है। मिलावटखोरी महापाप है, इस पर सख्त कार्रवाई करें। बेटियों के विरुद्ध अपराधों के प्रति अत्यंत संवेदनशीलता बरतने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए। हाल ही में होशंगाबाद से गायब एक बालिका को नेपाल बॉर्डर से तथा बुधनी से गायब एक बालिका को सिकंदराबाद से वापस लाया गया है। सरकार आपकी है, आपकी सहमति से ही होगा विकास। यह बात कही नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने। नगरीय विकास और आवास मंत्री कौन है? श्री भूपेंद्र सिंह। इन्होंने व्यावसायिक परिसर का न्यू मार्केट में निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। न्यू मार्केट में 45 चबूतरे के स्थान पर भूतल में 45 दुकानें, प्रथम तल पर 20 और द्वितीय तल पर 20 दुकानें बनेगी। इसकी कुल लागत है 1,66,00,000 रुपये। न्यू मार्केट भोपाल का प्रतिष्ठित बाजार है। प्रदेश में वनवासियों के 2,60,000 से अधिक हक प्रमाण पत्र वितरित किए गए। आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा
इनका वितरण किया गया है। इसके साथ ही करीब 62,000 वनवासियों को आवास, 55,000 वनवासियों को कपिलधारा, 60,000 वनवासियों को भूमि समतलीकरण और करीब 25,000 वनवासियों को सिंचाई सुविधा के लिए डीजल और विद्युत पंप भी उपलब्ध करवाए गए हैं। सामूहिक दावे के मामले में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। वनाधिकार अधिनियम के तहत जिला डिंडोरी में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह की 7 बसाहटों के हैबिटेट राइट मध्य प्रदेश में सबसे पहले दी गए हैं। वनाधिकार के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश में 3 स्तरों पर वनाधिकार समितियों का गठन किया गया है, ग्राम, उपखंड और जिला स्तर पर। प्रदेश में वनाधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन जनवरी 2008 से प्रारंभ किया गया था। देश में सबसे पहले वनाधिकार अधिनियम को मध्य प्रदेश में लागू किया गया। दावों की समीक्षा के लिए MP वन मित्र पोर्टल भी गठित किया गया है। पोर्टल में वन मित्र एप्लीकेशन के माध्यम से निरस्त दावों की समीक्षा की जा रही है। MP वन मित्र पोर्टल में पंचायत सचिव द्वारा प्रोफाइल अपडेट की गई है। श्री रीवा गुर्जर बाल निकेतन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए भर्ती खुली है। आज से 14 दिनों के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। ईमेल ID दी हुई है srg.college@gmail.com। फ़ोन नंबर है 072802333771। इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। शिवाजी राव कदम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, इसमें भर्ती खुली है। विज्ञापन आपके सामने है, इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर सकते हैं, योग्य हो तो। लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट इंदौर में भर्ती खुली है। यदि आप इसमें भी एलिजिबल हो तो अप्लाई कर सकते हैं। भोपाल में उप पुलिस अधीक्षकों का संयुक्त दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। पुरस्कार दिए गए। गृह मंत्री है मध्य प्रदेश के डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, इनके द्वारा बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री धर्मेंद्र कुमार जैन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य जारी है। 25 नवंबर से दावे आपत्ति लिए जा रहे हैं। वे लोग जिनकी आयु 1 जनवरी 2021 को या उससे पहले 18 साल हो चुकी हो किंतु वे मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं है, वे अपना नाम निर्वाचक नामावली में शामिल करवा सकते हैं। फार्म में दावे आपत्ति के लिए विशेष शिविर 19 दिसंबर शनिवार एवं 20 दिसंबर रविवार को लगाए जाएंगे। टोल फ्री नंबर 1950 पर अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। कोरोना की रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश में रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत मास्क उपयोग के लिए प्रेरित किया जाता है। करीब 2 लाख स्टिकर वितरित किए गए हैं। ग्वालियर में योग के अभ्यास और भाप लेने की समझाइश भी दी गई है। सर्दी के हिसाब से भी भाप लेना फ़ायदेमंद होता है और योग तो ज़रूरी है ही। स्वच्छता के सभी घटकों में मध्य प्रदेश को बनाएंगे नंबर 1। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता सेवा सम्मान वितरित किए मिंटवाल भोपाल में। स्वच्छता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश देश में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण में हमारा इंदौर शहर पिछले 4 वर्षों से लगातार भारत का स्वच्छतम शहर चुना जा रहा है। इसके साथ ही हमारे अन्य नगरीय निकाय भी स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी बन रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की उपलब्धियों के लिए मैं मुख्य रूप से सभी सफाई कर्मी को बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में विभिन्न क्षेत्रों में अव्वल आने वाले प्रदेश के इंदौर, भोपाल, उज्जैन, सागर, जबलपुर सहित कई नगरीय निकायों को सम्मानित किया गया। सिंगरौली के युवा सफाई समूह के सदस्य आशीष एवं महजबीन ने मुख्यमंत्री को बताया कि उन्होंने 3R अर्थात रिसाइकिल, रिड्यूस एवं रीयूज के साथ ही चौथा R रिफ्यूज़ का भी प्रयोग किया, जिससे स्वच्छता प्राप्त करने में आसानी रही। रिफ्यूज का अर्थ है पॉलीथीन आदि ऐसी वस्तुओं के उपयोग को नकारना जो पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। जीरो वेस्ट वार्ड। इंदौर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 73 की सुश्री फातिमा आदि ने मुख्यमंत्री को बताया कि उन्होंने अपने वार्ड को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया, अर्थात उनके वार्ड में निकलने वाले गीले एवं सूखे कचरों को वे रीयूज़ व रिसाइकिल कर लेती हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें मध्य प्रदेश को भी ज़ीरो वेस्ट प्रदेश बनाना। मध्य प्रदेश के सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री कौन है? डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया। इन्होंने कहा कि प्रदेश में लघु और सीमांत खेती वाले किसानों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से अपेक्स बैंक के माध्यम से एक वेंचर कैपिटल फंड स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यह वेंचर कैपिटल फंड एक प्रकार का वित्त पोषण होगा जिसमें अपेक्स बैंक लघु और सीमांत किसानों के लिए सहायक नवाचारकर्ताओं, फैब्रिकेटर, शोधकर्ताओं और अनुसंधान संगठनों, स्टार्टअप कंपनियों के माध्यम से विकसित किए गए उपकरण, टेक्नोलॉजी और कृषि पद्धतियों के अनुसंधान, नवाचार और वाणिज्यिक उत्पादन के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान करेगा और इसके लिए एक इकोसिस्टम विकसित करेगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और लोकल के लिए वोकल की दिशा में भी अपनी तैयारियों को मूर्त रूप देना शुरू कर दिया गया है। डॉक्टर भदौरिया ने कहा कि राज्य सरकार कृषि के क्षेत्र में इन चुनौतियों से निपटने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश में लघु एवं सीमांत कृषक केंद्रित अनुसंधान एवं तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सहकारी बैंक के स्तर पर कैपिटल फंड स्थापित किया जाए। नवगठित नगरीय निकायों में प्रशासक नियुक्त होंगे। अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व या तहसीलदार को प्रशासक नियुक्त करने के लिए जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। जर्मन कंपनियां मध्य प्रदेश में करेगी 408 करोड़ रुपए का निवेश। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव मंत्रालय में उद्योगपतियों के साथ बैठक कर रहे थे, उसमें यह बात सामने आई है। बैठक में मेसर्स हेटिच इंडिया कंपनी ने औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में लगभग 280 करोड़ रुपए के स्थायी पूंजी निवेश से फर्नीचर फिटिंग निर्माण प्रोजेक्ट का प्रस्ताव दिया। ZF स्टीयरिंग एयर इंडिया लिमिटेड ने भी औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में ही लगभग 128 करोड़ रुपए के स्थायी पूंजी निवेश से ऑटो कंपनी निर्माण इकाई की स्थापना का प्रस्ताव दिया। इन दोनों प्रोजेक्ट से प्रदेश के लगभग 750 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। बैठक में बताया गया कि मेसर्स हेटिच कंपनी एक जर्मनी बेस्ड कंपनी है तथा वैश्विक बाजार में अपनी उत्पादन लागत तथा उच्च तकनीक के कारण जानी पहचानी जाती है। लघु उद्योग निगम के सभी कार्य ऑनलाइन हुए। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की 2 नई वेबसाइट से अब निगम के सभी कामकाज ऑनलाइन हो गए हैं। विभाग के मंत्री है श्री ओम प्रकाश सकलेचा। इन्होंने वेबसाइट mplun.mpmsme.gov.in, प्रोक्योरमेंट पोर्टल eproclun.mpmsme.gov.in का लोकार्पण किया गया था। लघु उद्योग निगम के प्रबंध संचालक है श्री भास्कर लक्षकार। इनका नाम भी आप याद रख सकते हैं। नागरिकों को फोटोयुक्त मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए प्रेरित करने के निर्देश संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दिए हैं। निजी स्कूलों को RT फीस का भुगतान किया जाएगा। यह बड़ा निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा। स्कूल शिक्षा मंत्री है इंदर सिंह परमार। श्री परमार ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक की कक्षा 31 मार्च तक बंद रहेगी। तथापि प्रोजेक्ट के आधार पर मूल्यांकन कर बच्चों को अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। 5वीं और 8वीं की बोर्ड पैटर्न पर आधारित परीक्षाएं इस साल नहीं होगी। कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ली जाएगी और इनकी कक्षाएं 18 दिसंबर से शुरू भी होने वाली है। कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को सप्ताह में 1 या 2 दिन बुलाया जा सकेगा। प्राचार्य इस संबंध में और भी निर्णय ले सकते हैं। श्री परमार ने स्कूली बच्चों के अभिभावकों से आग्रह किया कि कोविड के चलते जिस अवधि में निजी विद्यालय बंद रहे हैं उस अवधि की ट्यूशन फीस का भुगतान भी विद्यालय संचालकों को करें ताकि जो शिक्षक वहां पर पढ़ाते हैं उनकी सैलरी दी जा सके। ट्रांसफॉर्मर्स में ना हो गुणवत्ता से कोई समझौता। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक ली और महत्वपूर्ण जो निर्देश दिए हैं उसके प्रमुख बिंदु की हम बात करें तो जिन स्थानों पर कृषि उपभोक्ताओं को नियमित 10 घंटे विद्युत दी जा रही है वहां के कृषि उपभोक्ताओं से फीडबैक लिया जाए। प्रदेश में उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण एवं बकाया राशि के भुगतान के लिए बिजली पंचायत आयोजित की जाए। आउटसोर्सिंग में ITI वालों को भर्ती किया जाए। सामग्री क्रय करने में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए। नियमित भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदाय में प्राथमिकता दी जाए। विद्युत लाइनों का रखरखाव योजनाबद्ध तरीके से हो। वसूली के दौरान मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाए। कृषि उपभोक्ताओं के लिए
सोलर पंप की स्थापना फीडरवार करने के निर्देश दिए जाएं। विधायकों से प्राप्त कार्यों के संबंध में उन्हें अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जाए। सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों के निराकरण की प्रगति पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रशंसा की और लंबित शिकायतों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। बड़े बकायेदारों से वसूली के लिए प्रभावी कार्रवाई के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री संजय दुबे ने बताया कि ओंकारेश्वर परियोजना, जो कि 600 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर प्लांट की परियोजना है, इसका प्रारंभिक सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है। विश्व बैंक, आईएफसी और पावर ग्रिड से योजना में सहयोग की अनुमति प्राप्त हुई है। अब देखते हैं उन व्यक्तित्व, संस्था और स्थानों के बारे में जानकारी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है आपकी सभी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डीजी यानी कि महानिदेशक बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। इनका नाम याद रखिएगा। वे 1983 में कॉर्प ऑफ इंजीनियर्स में कमीशन किए गए थे। चौधरी बीआरओ के 27वें महानिदेशक हैं। उनके पास देश की सीमा पर सुरक्षा के लिए सड़कों के बेहतर ढांचे को बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। बाटा कंपनी के ग्लोबल सीईओ कौन बने हैं? संदीप कटारिया। भारतीय मूल के संदीप कटारिया फुटवियर सेक्टर की दिग्गज फर्म बाटा के ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ बने हैं। संदीप वर्तमान में बाटा इंडिया के सीईओ थे। उनके नेतृत्व में बाटा इंडिया ने तरक्की का सफर तय किया। युवा ग्राहकों को लक्ष्य करते हुए उन्होंने बाटा को नई पहचान दिलाने में खासा योगदान दिया। एफसीसी यानी कि फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन के चेयरमैन पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है अजित पै ने। भारतीय मूल के हैं अजित पै। अमेरिका में है एफसीसी कंपनी कमीशन। राष्ट्रपति है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने उनको चेयरमैन नियुक्त किया था। पै ने कहा कि वह 20 जनवरी को पद छोड़ देंगे। इसी दिन बाइडन 46वें राष्ट्रपति के तौर पर पदभार संभालेंगे। तो 20 जनवरी को पदभार संभालने वाले हैं जो बाइडन, अमेरिका के राष्ट्रपति पद का। सरयू नदी पर जल्द ही रामायण क्रूज सेवा शुरू होगी। अयोध्या में है सरयू नदी। केंद्रीय पथ परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान यह जानकारी दी। आप कमेंट करके बताइए कि देश के केंद्रीय पथ परिवहन और जलमार्ग मंत्री कौन है। जानकारी के अनुसार क्रूज के अंदरूनी भाग और बोर्डिंग पॉइंट रामचरितमानस की थीम पर होंगे। इसमें वातानुकूलित 80 सीटें होगी। जूलॉजिकल वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन ने शेर शावक और चिंपांजी की दोस्ती का वीडियो शेयर किया है। देख सकते हैं आप, फोटो अच्छा है। शॉर्ट फिल्म शेमलेस ऑस्कर में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि होगी। शेमलेस लेखक और निर्देशक कीथ ग्रोम्स की शॉर्ट फिल्म शेमलेस 93वें ऑस्कर में भारत की ओर से शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में आधिकारिक प्रविष्टि होगी। 15 मिनट की इस फिल्म को नटखट, साउंड प्रूफ, सफ़र और ट्रैप्ड जैसी शॉर्ट फिल्मों में से चुना गया है। इस फिल्म में सयानी गुप्ता, हुसैन दलाल और ऋषभ कपूर जैसे स्टार ने काम किया है। थाईलैंड में व्हेल का 5000 साल पुराना कंकाल मिला है। मछली का थाईलैंड में शोधकर्ताओं ने लगभग 40 फीट लंबी व्हेल मछली का कंकाल खोज निकाला है जो लगभग 5000 साल पुराना है। कंकाल थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के पश्चिम में सामोत सखुन क्षेत्र में पाया गया है। शोधकर्ताओं ने खुदाई के बाद करीब 80% हिस्सा बरामद किया है। अब तक पूरी बैकबोन, 5 पसलियाँ, कंधे की हड्डी और पंखों की पहचान हुई है। कंकाल 12 मीटर 39 फीट लंबा है और इसकी खोपड़ी 3 मीटर लंबी है। सर्वाधिक सैलरी वाली नेता कैरी लैम का भी नहीं रहा बैंक अकाउंट। दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलरी पाने वाले नेताओं में शुमार कैरी लैम ने कहा है कि उनका बैंक अकाउंट कभी भी नहीं रहा। उन्होंने बताया कि अभी तक कमाया हुआ धन उनके घर में ढेर के रूप में मौजूद है। तो कमाल की बात है। उन्होंने कहा कि वे हमेशा कैश का इस्तेमाल करती है। उन्हें करीब 5 करोड़ रुपए सैलरी मिलती है। कौटिल्य कटारिया सबसे कम उम्र का कंप्यूटर प्रोग्रामर बन गया है। यह बच्चा 7 साल की उम्र में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश का कौन सा बच्चा सबसे कम उम्र का कंप्यूटर प्रोग्रामर बना है? कौटिल्य कटारिया शाजापुर का रहने वाला है, मध्य प्रदेश के। कौटिल्य कटारिया ने इंग्लैंड में 7 साल से कम उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। उन्होंने पाइथन लैंग्वेज और कोडिंग सीखकर ऑनलाइन कंप्यूटर परीक्षा पास करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया है। फिलहाल वह इंग्लैंड के नॉर्थ हैम्पटनशायर के
वुडन पार्क स्कूल की सेकंड क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं। उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के महासचिव बने। वरिष्ठ आईएएस अफसर हैं उत्पल कुमार सिंह। इनको लोकसभा के महासचिव पद पर नियुक्त किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नियुक्ति को मंजूरी दी है। यह पद कैबिनेट सचिव की रैंक और दर्जे के समान है। 34 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव रखने वाले श्री सिंह स्नेहलता श्रीवास्तव की जगह लेंगे। जोशुआ बांग हांगकांग लोकतंत्र समर्थक नेता हिरासत में लिए गए हैं। गैरकानूनी तरीके से रैली निकालने के जुर्म में इनको 13 महीने की सज़ा सुनाई गई है। यह हांगकांग में इस साल किसी भी आंदोलनकारी को सुनाई गई सबसे लंबी सज़ा है। जोशुआ ने 2019 में हांगकांग में बड़ी रैली की थी। ब्रिटेन ने जोशुआ की गिरफ्तारी पर नाराज़गी जाहिर की है। थोबल थाना मणिपुर यह देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है। गृह मंत्रालय ने देश के टॉप 10 पुलिस स्टेशनों की एक सूची जारी की है, जिसमें मणिपुर के थोबल का पुलिस स्टेशन टॉप पर है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ के पुलिस स्टेशन भी इस सूची में शामिल है। यह लिस्ट काम के आधार पर तैयार की गई है। ग्लोबल टीचर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? रणजीत सिंह दिसाले को। भारत में लड़कियों की शिक्षा में अग्रणी भूमिका निभाने और पाठ्यपुस्तक में त्वरित प्रतिक्रिया यानी QR कोड को आगे बढ़ाने के लिए प्राइमरी विद्यालय के शिक्षक रणजीत सिंह दिसाले को ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। उन्हें पुरस्कार के रूप में लगभग 7.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वह महाराष्ट्र स्थित सोलापुर जिले के रहने वाले हैं। गीतांजलि राव प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने इनको चुना है किड ऑफ द ईयर। भारतीय मूल की है, अमेरिकी नागरिक है गीतांजलि राव। इनको अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने किड ऑफ द ईयर चुना है। 15 वर्षीय गीतांजलि को विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए यह खिताब दिया गया है। गीतांजलि ने साइबर बुलिंग की पहचान के लिए ऐप बनाया है। टाइम के अंक में गीतांजलि को न सिर्फ कवर पेज पर स्थान मिला, बल्कि उनका इंटरव्यू हॉलीवुड अभिनेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता एंजेलिना जोली ने लिया है। जापान में किताबों से वायरस हटाने के लिए अल्ट्रावायलेट मशीन का हो रहा है इस्तेमाल। यहाँ तक कि लाइब्रेरी की किताबों को भी अल्ट्रावायलेट स्टरलाइजिंग मशीन के जरिए वायरस मुक्त किया जा रहा है। जापान में प्रति 10 लाख की आबादी में कोरोना से मौत के मामले कई बड़े देशों से कम हैं। डॉक्टर स्कॉट एटलस डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार ने इस्तीफा दे दिया है। मास्क को अनुपयोगी बताते हुए उन्होंने लॉकडाउन का भी विरोध किया था, इसीलिए उनकी सभी जगह आलोचना भी हुई थी, जिसे लेकर वे अत्यंत दुखी भी रहे थे। स्मृति शेष MDH के संस्थापक महाशय धर्मपाल का हाल ही में निधन हो गया। MDH मसाला के प्रबंध निदेशक, समाजसेवी और पद्म भूषण महाशय धर्मपाल गुलाटी, इनका 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें मसाला किंग के नाम से जाना जाता था। वह अपनी मसाला कंपनी MDH यानी कि महाशया दी हट्टी के मालिक और CEO थे। 1500 रुपये से कारोबार शुरू करने वाले महाशय की देश भर में मसाला फैक्ट्रियाँ हैं। पिज्जा हट शुरू करने वाले फ्रैंक कार्नी का निधन। अपनी मां से उधार लेकर पिज्जा कारोबार शुरू करने वाले फ्रैंक कार्नी का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। फ्रैंक ने अपनी 19 वर्ष की उम्र में अपनी पढ़ाई के दौरान भाई के साथ मिलकर पिज्जा का व्यवसाय शुरू किया था, पिज्जा हट के नाम से। 1977 में पेप्सिको ने $30 करोड़ में पिज्जा हट को खरीद लिया था। नागालैंड के पूर्व विधायक लुंगबे मेरू का निधन दीमापुर में हुआ। श्री मेरू नागालैंड के पेरेन जिले के अंतर्गत पेरेन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। 86 साल के थे। 2 फरवरी 1934 को जन्मे लुंगवे 1964 में डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ नागालैंड के सदस्य के रूप में नागालैंड विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। कादम्बिनी के पूर्व संपादक राजीव कटारा का निधन। देश की प्रतिष्ठित पत्रिका है कादम्बिनी। इसके पूर्व संपादक और वरिष्ठ पत्रकार राजीव कटारा का 60 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे कोरोना संक्रमण के कारण लंबे समय से बीमार थे। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी में MA और MPhil किया था। उन्होंने चौथी दुनिया से पत्रकारिता शुरू की थी। उसके बाद वे संडे ऑब्जर्वर और जागरण से भी जुड़े रहे। फिल्म एंड टेलीविज़न अभिनेता विश्व मोहन बड़ौला का भी हाल ही में निधन हो गया है। वर्षों से फिल्म और टेलीविज़न इंडस्ट्री में सक्रिय रहे अभिनेता विश्व मोहन बड़ौला का पिछले दिनों मुंबई में 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे थिएटर, पत्रकारिता और सिंगिंग में खासी जानकारी रखते थे। उन्होंने आखिरी बार मनोज वाजपेयी कृत फिल्म
मिसिंग में अभिनय किया था। समकालीन चर्चित रचनाकारों में अग्रगण्य थे मंगलेश डबराल। इनका भी हाल ही में 9 दिसंबर को निधन हो गया। वे 72 साल के थे और कोरोना से संक्रमित थे। इनके बारे में और विस्तार से आप पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट ले करके। यहाँ पर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कुछ ट्रिक्स दी हुई है, आप इनको याद कर सकते हैं। ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, कुछ फैक्ट अच्छे फैक्ट हैं। इसी तरह की अन्य ट्रिक भी मैंने बनाई है जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। ख़ास तौर पर संविधान के आर्टिकल्स को याद रखना काफ़ी मुश्किल होता है, उसके लिए भी मैंने ट्रिक बनाई है, वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत 800 नई दुग्ध सहकारी समितियां मध्य प्रदेश में गठित की गई हैं। दुग्ध संघों द्वारा इन किसानों से 1,20,000 लीटर दुग्ध क्रय किया जा सकेगा। 40,000 दुग्ध उत्पादकों को इससे लाभ होगा। सहकारिता और लोक सेवा प्रबंधन मंत्री है डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया, इनका नाम याद रखिएगा। खबर को और विस्तार से आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। 5 से 10 मिनट का वीडियो और बचा है, लेकिन उसको हम एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा खिंच गया है, जिसे देखना पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। 1 घंटे तक बैठना काफ़ी मुश्किल भी होता है मेरे लिए भी और आपके लिए भी देखने में। एक सेपरेट वीडियो मैं अपलोड करूँगा जिसमें सामयिकी और खेल चर्चा वाले पृष्ठ को सम्मिलित किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। जानकारी उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। अन्य साथी जो भी आपसे जुड़े हो व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फेसबुक के जरिए, खासतौर पर स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स पर, उनको भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि काम की जानकारी सभी तक पहुंच पाए। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं जो प्रश्न आपसे पूछता हूं उनका जवाब भी आप ज़रूर दिया करें। इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।